नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करेंगे जो हमें संसद की कार्यवाही को बाधित होने से बचाने वाले विषयों की जानकारी देंगे। अर्थात जब संसद चल रही होती है तो संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही होते हैं, जैसा कि सभी को मालूम है। सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी अपनी अपनी मर्जी से अपने कानून पास कराने के लिए हमेशा जो है जुगत में लगे रहते हैं, कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते हैं कि भाई हम अपने अनुसार बिलों को पास करा ले संसद से। और इसी के कारण कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष संसद के समय को बाधित करते हैं, संसद के समय को खराब भी करते हैं। और इसी से बचने के लिए संसद के समय बहुत कीमती होता है, उस संसद के समय को बचाने के लिए संसद निम्नलिखित प्रकार से जो हमारे सांसद होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, उनको दायरे में रखने के लिए महत्वपूर्ण विषयों का प्रयोग करते हैं। आज हम उन्हीं विषयों की चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से संसद अपने समय को बाधित होने से बचाती है। अर्थात किस प्रकार से संसद मंत्रिमंडल या विपक्ष के जो नेता होते हैं उनको उनकी सीमाओं में रखते हैं और अपने समय को बर्बाद होने से बचाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम उन्हीं सभी विषयों को जानने की कि किस प्रकार से संसद अपना कार्रवाई को बिना किसी बाधित हुए चलाए रखती है। और इससे पहले जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहता हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई जो क्रिकेट की टीम मैच खेलने जाती है तो वो सबसे पहले यही चीज डिसाइड कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर हमारी बॉलिंग होगी तो बॉलिंग के लिए हम कौन कौन बैटिंग करने मतलब बॉलिंग करने के लिए जाएगा, या अगर हमारे को टॉस जीते और बैटिंग करने का मौका मिला तो पहले कौन ओपनिंग पे जाएगा। तो इस प्रकार से पहले ही सब चीज चर्चा कर ली जाती है ताकि एंड टाइम पर कुछ भी इस चीज के हम डिसीजन ना ले जिससे हमारे जो फैसले हैं वो गलत साबित हो जाएं। इसी प्रकार से संसद के अंदर भी संसद को ऐसे जो अव्यवस्थित समय से बचाने के लिए ही संसद के लिए पहले से ही कुछ रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं जिसके द्वारा हम संसद के समय को बचाते हैं। अब उन्हीं विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे पहला है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल जो है आमतौर पर जो होता है संसद का पहला घंटा होता है। पहला घंटा मतलब शुरुआत का पहला 1 घंटा। और इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो सरकार होती है, सरकार जिस दिन ये पेश करती है कोई भी बिल तो उन सभी बिलों को इस प्रश्नकाल में वो संसद के सामने रख देती है कि आज हम पूरे दिन में इन विषयों पर चर्चा करेंगे। चाहे वो विषय 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इस प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष संसद के आगे पूरे दिन में चर्चा के लिए रखे जाने वाले विधेयकों को पेश करती है कि हम इन विषयों पर आज चर्चा करेंगे, ताकि इनके अलावा हम किसी और मुद्दे पर बात ना करें, समय इधर उधर ना भटकाएं संसद का। इसीलिए इस प्रश्नकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है संसद को सटीक रूप से चलाने के लिए। तो यही जानी जाती है प्रश्नकाल के लिए। और प्रश्नकाल के अंदर जब सरकार अपने विधेयकों को पेश कर रही होती है कि हमें आज इस विधेयक पर बात करनी है, उस समय सरकार जो है बाधित नहीं होती है किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जबरदस्ती नहीं है सरकार के पास, मर्जी है उसकी, यदि देना है तो दे सकते हैं, अन्यथा नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकती है। तो इस प्रकार से जो है इसके बाद जो संसद के अंदर प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के अंदर 3 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है वो है तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न और तीसरा 10 दिन से कम अवधि नोटिस वाले प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्नों के बारे में मैं बता देता हूं। जब तारांकित प्रश्न विपक्ष पूछते हैं तो ऐसे तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर होते हैं वो सत्ता पक्ष के जो नेता होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी कैबिनेट स्तर का मंत्री हो, तो ऐसे तारांकित प्रश्नों का उत्तर सत्ता पक्ष मौखिक रूप से देते हैं, ना कि लिखित रूप से। तो ये तारांकित प्रश्न होते हैं। अतारांकित प्रश्न इसके विपरीत होते हैं। अतारांकित प्रश्न संसद के अंदर सत्ता पक्ष
जो है वो मौखिक रूप से ना देकर के लिखित रूप से देता है, यानी लिख करके उसके आंसर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो है वो है 10 दिन से कम अवधि वाले नोटिस वाले प्रश्न। ये बहुत ही जरूरी प्रश्न होते हैं जो अचानक से पेश किए जाते हैं और इन प्रश्नों को प्रश्न काल के दौरान जो है रखे जाते हैं। ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न। ये तीनों सरकार पेश करती है। अगर इन तारांकित प्रश्न पेश किए तो सरकार इन प्रश्नों को मौखिक रूप से आंसर देगी, इनका अतारांकित प्रश्न जो होंगे उनका लिखित रूप से आंसर देगी, और 10 दिन के अवधि वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो इतना याद रखना है कि प्रश्न काल के अंदर ये पहला घंटा होता है और इसके अंदर पूरे दिन किन किन विषयों की चर्चा की जानी है उन टॉपिकों की चर्चा की जाती है, ताकि हम बाद के समय में अपनी संसद के समय को खराब होने से बचा सकें। दूसरा है शून्यकाल। शून्यकाल जो है पूरे विश्व को भारत की ही देन है। शून्यकाल पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी संसदों के अंदर शून्यकाल यूज होता है वो भारत ने ही दिया है उसको, और ये संसद का 12 से 1 के बीच का समय होता है, यानी 12 से लेकर 1 के बीच का जो घंटा होता है वो कहलाता है शून्यकाल। और इस शून्यकाल के अंदर जो विपक्ष होता है वो सत्ता पक्ष से किसी भी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा कर सकता है, कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, चाहे उनका जिक्र जो प्रश्न काल था प्रश्न काल में हुआ हो या ना हुआ हो, तो इस प्रश्न काल के अंदर वह कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है सत्ता पक्ष से। और शून्यकाल के अंदर सत्ता पक्ष को विपक्ष के सभी प्रश्नों का आंसर देना होता है, यह है शून्यकाल। इसके बाद काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। कई बार कोई विधेयक पास होने की प्रक्रिया में चल रहा होता है संसद के ऊपर, संसद के अंदर उसके ऊपर चर्चा की जा रही होती है, लेकिन अचानक से कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक जिसकी चर्चा करानी हो संसद को या संसद के अंदर सत्ता पक्ष को या विपक्ष को, तो ऐसी स्थिति में क्या हम उसको नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें काम रोको प्रस्ताव लाना पड़ता है। अर्थात पहले से जो कोई भी बिल के ऊपर चर्चा की जा रही है उसको रोक करके एक नए विषय के ऊपर, एक नए विधेयक के ऊपर चर्चा करना के लिए जो प्रस्ताव पास किया जाता है उस प्रस्ताव को कहते हैं काम रोको प्रस्ताव। और काम रोको प्रस्ताव कोई नकारात्मक नहीं है, देखने से लगता है कि कोई काम रोकने के लिए कह रहा है, लेकिन नहीं। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय है तो उसको पास कराना जरूरी होता है, तो हम पहले के विषय को रोक सकते हैं और अन्य महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें संसद के अंदर काम रोको प्रस्ताव लेकर के आना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मैंने बताया कि हमारे देश के अंदर सरकार चलाने का हक उसको है जिसके पास हमारे देश के अंदर संसद के अंदर बहुमत प्राप्त है। बहुमत प्राप्त अर्थात हमारे देश के अंदर उसको, जो हमारे संसद के अंदर कुल 543 सीटें जो हैं, 543 543 उल्टी गिनती में से 272 सीट जिसके पास है वो हमारे देश के अंदर सत्ता चलाएगा। अब जिसके पास 272 सीटें हैं वो सरकार चलाएगा। और जब कभी ऐसा होता है कि जो विपक्ष होता है, विपक्ष को महसूस होता है कि संसद के अंदर जो सरकार सत्ता में है, यानी जिसके पास 272 सीटें हैं, और विपक्ष को महसूस होता है कि उसके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, यानी उसके साथ में 572 लोग नहीं खड़े हुए हैं, सरकार के साथ में सांसद नहीं है, तो ऐसे में विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है। और अविश्वास प्रस्ताव जब आता है तो इसमें सरकार को दोबारा से 272 सीटों का चुनाव या 272 सांसदों को अपने पक्ष में मतदान कराना होता है। यदि मतदान में 272 सांसद वर्तमान सरकार के साथ में या समर्थन में वोट डालते हैं तो सरकार बनी रहेगी, गिरेगी नहीं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव फेल मान लिया जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, यानी पास नहीं हो पाया। यदि 272 सीटें नहीं आती हैं उसके बाद उसके साथ में जो वर्तमान सरकार थी, तो अविश्वास प्रस्ताव को पास मान लिया जाएगा और सरकार खत्म हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, दोबारा से चुनाव होंगे या दोबारा से बहुमत पेश करना होगा। इसको ही कहते हैं हम अविश्वास प्रस्ताव, यानी वर्तमान सरकार के ऊपर संसद के अंदर बहुमत को लेकर के विश्वास
ना होना, ये होता है अविश्वास प्रस्ताव। इसके बाद हम बात करते हैं निंदा प्रस्ताव की। निंदा प्रस्ताव भी बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव की तरह होता है। इसमें भी प्रस्ताव पास होने पर सरकार गिर जाती है, परंतु इसके अंदर जो है सरकार को हटाने का कारण बताना पड़ता है। यानी हम सरकार के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं तो क्यों लेकर के आ रहे हैं। मान लीजिए कांग्रेस लेकर के आती है, वर्तमान में बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के आई। कोई भी विधेयक हो सकता है, जीएसटी बिल से नाखुश है सरकार यानी विपक्ष, तो इस विपक्ष बताना पड़ेगा कि हम इससे खिलाफ हैं आपके, और हम आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाते हैं। और निंदा प्रस्ताव में सेम अविश्वास की प्रक्रिया होगी, दोबारा से सांसदों को जो है अपना सरकार को अपना बहुमत पेश करना पड़ेगा, और यदि बहुमत पेश हुआ तो ठीक, नहीं तो सरकार गिर जाएगी, निंदा प्रस्ताव को पास मान लिया जाएगा। तो इसको कहते हैं निंदा प्रस्ताव। आगे हम बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व संसद के अंदर होता है। संसद में जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो एक सरकार का कोई कर्मचारी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, राज्य मंत्री, कोई भी मंत्री हो, एक मंत्री का पद नहीं जाएगा, बल्कि पूरी की पूरी संसद एक साथ खत्म हो जाती है, एक साथ वो पूरी सरकार गिर जाती है और दोबारा से चुनाव होते हैं, और इसी को कहते हैं हम सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी एक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होने पर पूरी की पूरी संसद ही गिर जाए, पूरी की पूरी संसद ही खत्म हो जाए, उसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। अब बात करते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का जो जिम्मा है वो क्या होता है, इसका अर्थ है जो केंद्र के जो मंत्री होते हैं वो राज्यों के मुखिया, और राज्य के मुखिया कौन होते हैं, सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री सभी राज्यों के मुखिया होते हैं। और इन मुख्यमंत्रियों को जो है मंत्री होते हैं वो इनके सवालों का, मुख्यमंत्रियों के सवालों का आंसर देने के लिए बाध्य होते हैं, उनका उत्तरदायित्व है, और इसी उत्तरदायित्व को हम कहते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। यानी केंद्र के मंत्री राज्यों के मुखियाओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य हैं, इसको कहते हैं हम व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो आज इन महत्वपूर्ण विषयों की हमने चर्चा की, आशा करता हूं ये आपको समझ में आए होंगे, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी हमारी संसद की कार्यवाही होती है, कार्यवाही को बाधित होने से बचाने के लिए संसद किन किन जो है प्रस्तावों का प्रयोग करती है, इन सभी को हम बता दिया मैंने। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, शून्यकाल, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। आज की वीडियो में इतना ही। अब एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।